हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम जो पढ़ रहे थे, हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 16 है, जो बात करता है शून्य और शून्य करणीय विवाहों के अपत्यजों की धर्मजता से। यानी कि ऐसे बच्चे जो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न होते हैं, तो क्या वो बच्चे लेगिटिमेसी यानी कि धर्मजता रखते हैं या नहीं रखते हैं। जनरली आप देखिएगा ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इस तरह की मैरिज से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो धर्मज होंगे या अधर्मज होंगे। तो इसमें आपका हमेशा आंसर क्या होगा कि धर्मज, यानी कि वो बच्चे जायज़ होते हैं, वो धर्मजता रखते हैं। ठीक है, तो 16 का हम 1 पढ़ते हैं। इस बात के होते हुए भी कि इस विवाह की धारा 11 के अधीन अकृत्य और शून्य है, ऐसे विवाह का ऐसा अपत्य धर्मज होगा। ठीक है, जो विवाह के विधि मान्य होने की दशा में धर्मज होता, चाहे ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात हुआ हो, और चाहे उस विवाह के संबंध में अकृता की डिक्री उस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो या नहीं, चाहे वो विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभी निर्धारित किया गया हो या नहीं। यानी कि हमें 2-3 चीजें बता रहा है, अब उसको हम समझ लेते हैं। तो धारा 16 का 1 कहता है कि इस बात के होते हुए कि विवाह धारा 11, यानी कि ये बात तो फैक्ट है कि ये सेक्शन 11 के अंदर अकृत्य और शून्य है, यानी कि नल एंड वॉइड है। ऐसा विवाह ऐसे अपत्य धर्मज होगा, यानी इस विवाह से, इस मैरिज से जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं वो धर्मज होंगे। ठीक है, यानी जायज होंगे। जो विवाह के विधि मान्य होने की दशा में धर्मज होता, यानी कैसे होंगे, जैसा कि एक वैलिड मैरिज होती और उस वैलिड मैरिज से जो बच्चे उत्पन्न होते, तो सेम उन बच्चों की तरह ये बच्चे भी कैसे होंगे, धर्मज होंगे, यानी कि जायज होंगे। ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात हुआ हो। यानी अब ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि भले जो वो बच्चे पैदा हुए, यानी वॉइड और वॉइडेबल जो बच्चे, जो वॉइड मैरिज से, यानी 16(1) तो सेक्शन 11 की बात कर रहा है ना, तो ये कह रहा है कि जो वॉइड यानी कि शून्य मैरिज से जो बच्चे पैदा हुए, वो भले इस अधिनियम से जो संशोधन हुआ, आपको पता है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में जो संशोधन हुआ वो 1976 में हुआ, तो इस संशोधन से पहले पैदा हुए हो या बाद में पैदा हुए हो। ठीक है, या फिर उन विवाह में, यानी कि जो वॉइड और जो वॉइड मैरिज थी, जो शून्य विवाह था, उसमें नल एंड वॉइड की डिक्री मिल गई हो। ठीक है, मंजूर हो गई हो या नहीं हुई हो, और वह विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभी निर्धारित किया गया हो या नहीं। यानी कि या तो वो सेक्शन 11 के तहत वॉइड हो गए हो, ठीक है, तो भी वो बच्चे क्या रखेंगे, धर्मजता रखेंगे। ठीक है, वो बच्चे जायज होंगे। और किस तरह के जायज होंगे, जैसे कि एक लीगल मैरिज यानी कि एक वैलिड मैरिज से उत्पन्न बच्चे रखते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि ये कैसे होंगे, किन बच्चों पे अप्लाई कर रहा है, ये उन सभी बच्चों पे अप्लाई कर रहा है जो इस एक्ट के जो संशोधन से पहले, 1976 के संशोधन से या तो पहले हुए हो या फिर बाद में हुए हो, उन दोनों बच्चों पे ये अप्लाई हो रहा है। यानी दोनों तरह के जो इस एक्ट के बनने से पहले और बाद में दोनों टाइम पे जो बच्चे जो वाइड मैरिज से जो पैदा हुए हैं वो धर्मज होंगे। ठीक है, फिर उसके साथ साथ कहता है कि अगर इस विवाह की कोई डिग्री भी पास हो गई है, यानी कि मान लीजिए पति पत्नी ने वाइड मैरिज के ब्याह पे पति ने किया, पत्नी ने केस फाइल करा और मैरिज जो है उसमें वॉइड की यानी शून्य की डिग्री, शून्य एंड वॉइड की डिग्री आ गई, तो भी अगर वो बच्चा पैदा हुआ है उस शादी से, तो वो धर्मज होगा, वो जायज़ होगा। या फिर किसी और तरीके से, मतलब किसी और अर्जी से भिन्न, यानी इस अधिनियम के अधीन अंडर फाइल जो अर्जी है, एप्लीकेशन है, उससे अलग अगर कोई और भी तरीके से वो शून्य अभी निर्धारित किया गया, यानी कि माना गया है कि भाई इस एक्ट के तहत तो ये वॉइड है ही है, इसके अलावा किसी और तरीके से भी ये वॉइड है, शून्य है, तो भी वो बच्चा क्या होगा, वो जायज़ होगा। ठीक है, वो धर्मजता रखेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 16(1) कि धारा 11 यानी कि शून्य विवाह से उत्पन्न बच्चा, शून्य विवाह की डिग्री आने के बाद कोई बच्चा, या शून्य विवाह से उत्पन्न कोई बच्चा जो इस अधिनियम से पहले पैदा हुआ हो या इस अधिनियम के संशोधन के बाद पैदा हुआ हो,
वो भी धर्मज ही रहेगा। ये नहीं है कि इस एक्ट से, इस संशोधन से पहले जो बच्चे हो गए वो भाई अब अधर्मज हो जाएंगे, यानी कि धर्मता नहीं रखेंगे, ठीक है, वो नाजायज़ कहलाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे ये संशोधन हुआ तो संशोधन में होने के बाद ये कहा गया कि पहले वाले बच्चे भी और बाद वाले बच्चे भी क्या होंगे, धर्मज होंगे। कौन सी मैरिज से, जो शून्य है। ये कौन कह रहा है, 16 का 1 कह रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 16(2) की, यानी 16 सबसेक्शन 2 की, 16 की उपधारा 2 की। ये बात करता है धारा 12 की, यानी कि अब ये बात कर रहा है वॉइडेबल मैरिज की। 16(1) बात कर रहा था वॉइड मैरिज की, शून्य नल एंड वॉइड वाली, और ये बात कर रहा है वॉइडेबल मैरिज की, यानी शून्य करने विवाह की। तो ये कह रहा है कि शून्य करने विवाह से संबंध से भले उसमें शून्य करने की जो डिक्री है वो मंजूर कर दी गई है, तो भी, ठीक है, वो बच्चा जो या तो इस डिक्री के पास होने से पहले, यानी कि डिक्री की जाने से पूर्व जनित था, यानी पैदा था, या गर्भित था, यानी या फिर गर्भ में था, ऐसा कोई भी अपत्य, यानी कि ऐसा कोई भी बच्चा जो यदि विवाह डिक्री की तारीख को अकृत्य की जाने की बजाय विघटित कर दिया गया होता, तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता। यानी कि मान लीजिए इसकी डिक्री आने के बाद उस विवाह को अगर खत्म भी कर दिया जाता तो भी वो बच्चा जायज होता, धर्मजता रखता, ठीक है, लेजिटिमेसी चाइल्ड ही होता वो, चाहे भले वॉइडेबल की डिक्री आ गई हो, भले वॉइडेबल डिक्री के लिए केस फाइल हो गया है और उस टाइम वो बच्चा पेट में है या पैदा हो चुका है और डिक्री आ जाती है, डिक्री मिल जाती है, तो भी, ठीक है, जन्म भी नहीं लेता, पेट में भी है और डिक्री मिल गई, ठीक है, यानी कि उस विवाह को ख़त्म कर दिया, तो भी, और उस टाइम वो बच्चा गर्भ में था, पेट में था, तो भी वो बच्चा क्या कहलाएगा, वो बच्चा धर्मज कहलाएगा। कब से, जब वो उस तारीख से, जिस तारीख से शादी को विघटित कर दिया गया, यानी कि उस शादी को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है भाई। जब तक वो डिक्री नहीं दी गई, वॉइडेबल की डिक्री नहीं दी गई, तब तक तो शादी वैलिड ही रही ना, तब तक तो कोर्ट में साबित करना पड़ा उसे कि भैया मेरी शादी शून्य करनीय विवाह है, गलती से, कपट से, उस तरीके से मेरे से प्राप्त कर ली गई। लेकिन जब इस तरीके से उसको डिक्री मिल गई, ठीक है, और ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई ये जो बच्चा है वो इसी फादर से है, ठीक है, तो वो बच्चा क्या होगा, धर्मज होगा। अगर वो बच्चा इस फादर से नहीं है, किसी और से है, ठीक है, और हस्बैंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उस चीज़ को नहीं मान रहा है, तो मैरिज तो शून्यकरण हुई, लेकिन वो बच्चा उस हस्बैंड पे चीज़ों पे राइट तो नहीं रखेगा ना। ये बात किसने कह दी, 16(3) ने कही ये बात, ठीक है। 16(3) क्या कहता है कि, अब देखिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि वॉइडेबल मैरिज से भी जो बच्चे पैदा होंगे वो भी क्या होंगे, लेजिटिमेसी चाइल्ड होंगे, यानी कि वो धर्मज होंगे, ठीक है। अब ये कहता है कि इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि 16(2) जहां धारा 12 के अधीन शून्य करने विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री मंजूर की जाती है, यानी कि डिक्री को मान लिया जाता है कि भाई ये मैरिज जो है वो वॉइडेबल है, वहाँ डिक्री की जाने से पूर्व, यानी कि जो डिक्री होने से पहले या तो जनहित या गर्भित, ऐसा कोई अपत्य, यानी कि या तो गर्भ में था या फिर वो बच्चा पैदा हो चुका था, जो यदि विवाह डिक्री की तारीख को अकृत्य की जाने की बजाय विघटित कर दिया गया होता, तो विवाह धर्मज अपत्य होता, यानी कि उस मैरिज को नल करने की जगह खत्म कर दिया गया होता, तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता, यानी कि वो जो बच्चा है वो भी धर्मज होता, ठीक है। लेकिन देखिए ये वही है जिसके अंतर्गत जो बच्चा है वो उसी फादर से है, किसी अदर बंदे से वो बच्चे का है तो वो राइट नहीं रखेगा, ठीक है ना, ये वही बच्चा राइट रखे, क्योंकि वो तो एक तरह से नाजायज़ ही हो गया ना, फादर कोई और है उसका, उस बच्चे का राइट, उस बच्चे का इससे मेंटेनेंस का तो कोई राइट ही नहीं रहता ना, ठीक है। तो ये वो वाले बच्चे नहीं, ये वो बच्चे हैं जो इन्हीं से हैं, जिसमें क्योंकि वॉइडेबल मैरिज क्या थी, वॉइडेबल मैरिज के तो कई रीज़न थे ना भाई, गर्भ को छोड़ के, धारा 12 के डी को छोड़ के बाकी जो रीज़न थे, जैसे कपट से, फ्रॉड से मैरिज हुई है, तो वो भी तो शून्यकरण थे ना, उस मैरिज की बात कर रहा है, ठीक है। तो धारा 12 के अधीन अकृत्य की डिक्री द्वारा डिक्री की तारीख को अकृत्य की जाने की बजाय विघटित कर दिया गया होता, तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता, यानी कि वॉइड डिक्री देने की जगह, शून्य विवाह की डिक्री देने की जगह अगर विवाह को खत्म कर दिया जाता
तो भी वो बच्चा क्या होता, धर्मज होता। और अकृत्य की डिग्री होते हुए भी उसकी धर्मता अपत्य समझा जाएगा, यानी कि अगर वॉइडेबल मैरिज की भी डिग्री, वॉइडेबल की भी डिग्री उसको मिल रही है तो बच्चा क्या होगा, धर्मज माना जाएगा। ठीक है, उसको जायज़ माना जाएगा, नाजायज़ नहीं माना जाएगा। कुल मिला के धारा 12 आपको ये बता, धारा 16 का 2 ये बता रहा है कि धारा 12 के अंतर्गत अगर किसी कोई विवाह हुआ है, ठीक है, इसमें देखिए वो डिवाइड नहीं करा है। जैसे हमने धारा 12 पढ़ी थी तो उसमें ए क ख ग यानी ए बी सी डी कर रखा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसने सारी मैरिजों को ले लिया, यानी कि टोटली अवॉइडेबल मैरिज, यानी कि जिसमें वो अदर पर्सन से गर्भवती है, या कपट से शादी हुई है, या फ्रॉडली शादी हुई है, या झूठ बोल के शादी हुई है, या फोर्सेबल शादी हुई है, धमकी दे के शादी, वो सारी शादियों की बात कर रहे हैं। यहाँ डिफाइन नहीं करा इन्होंने कि भाई 12 का ए वाला माना जाएगा या 12 का बी वाला वॉइडेबल वाला माना जाएगा या 12 का सी, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। कहा वॉइडेबल मैरिज, यानी कि धारा 12 के अंतर्गत जो शून्य करने सारे विवाह हैं। ठीक है भाई, जनरली देखा जाए तो किसी अदर हस्बैंड से बच्चा तो वो तो एक तरह से नाजायज होगा, लेकिन धारा 16 में उसको भी धर्मज बता दिया गया है, 16 के 2 में, ठीक है, कि वो भी धर्मजता रखेगा। ठीक है, और अब ये चीज क्लियर हो गई। अब आता है 16(3). 16(3) क्या कहता है कि उपधारा 1 किसकी, यानी 16 का सबसेक्शन 1 और 16 के सबसेक्शन 2, यानी 16 का सबसेक्शन 1 में वॉइड मैरिज और 16 के सबसेक्शन 2 में जो वॉइडेबल मैरिज की बात कर रहा है, उत्पन्न जो बच्चों की बात कर रहा है, उसके बारे में ये कह रहा है कि इनका अपने माता पिता की संपत्ति के अलावा किसी अन्य की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होगा। देखिए धारा 16 के 3 में संपत्ति कैसी हो इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। आप इसको एक्ट को पढ़िएगा, इसमें कहीं भी संपत्ति को ये नहीं कहा है कि ये पैतृक होनी चाहिए, यानी कि पुश्तैनी होनी चाहिए, या उसके पिता की खुद की अर्जित होनी, यानी संपत्ति शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, इसके अंतर्गत नहीं बताया गया। सिर्फ ये कहा गया है कि अगर इस तरह के कोई बच्चे होते हैं, शून्य या शून्य करने विवाह से अगर कोई बच्चा होता है तो उसको जो राइट है वो सिर्फ उसके माता पिता की खुद की संपत्ति में होगा। ठीक है, बस इतनी बात ये आपको कह रहा है। ठीक है, उसका अन्य किसी की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होगा। अन्य से आप समझ सकते हैं चाचा हो गया, ताऊ हो गया, मामा हो गया, या दादा हो गए, दादी हो गई, तो आप इनडायरेक्टली तो ये समझ सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये माता पिता की खुद की संपत्ति यानी सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। लेकिन 16(3) में संपत्ति शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि संपत्ति ऐसी संपत्ति पे होगा जो उसके माता पिता की हो, किसी अन्य की ना, ये कहा गया। ठीक है, इस चीज़ पे देखिए एक्ट की जो एक्ट है हमारा, जो अधिनियम है, उसके एक शब्द को आप समझा करें, इसको रटे ना, क्योंकि कानून रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। समझेंगे तो आप बहुत सारे, चाहे कैसे भी क्वेश्चन है, आप उसको खुद ही कर सकते हैं, और रटेंगे तो जितना रटेंगे उतना ही दे पाएंगे जवाब। तो मेरी कोशिश ये है कि हम यहाँ पर समझें ना कि रटें। ठीक है, तो अभी आपको 16(1), 16 का 2, 16 का 3 क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हिंदू मैरिज में जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो धर्मजता रखते हैं, लेकिन मुस्लिम में जो बच्चे ऐसे होते हैं, भाई मुस्लिम में भी वॉइड और शून्य करणीय विवाह होता है ना, बातिल और आपका अनियमित, यानी कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज वहाँ भी होती है, शून्य और शून्य करणीय विवाह वहाँ भी होते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा नाम का फ़र्क है। यानी कि जो यहाँ शून्य, जो आपके यहाँ पे शून्य करनी है वो वहाँ बातिल हो जाती है, और जो आपका यहाँ पे आपका जो यहाँ पे वॉइड है, शून्य बिल्कुल ही है, वो आपके वहाँ पे अनियमित हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, और जो वॉइड आप हिंदू मैरिज में कहते हो, वैलिड कहते हो जिसको, उसे वो सही कहते हैं। तो ये फ़र्क है। तो ये चीज़ मैं आपको सिर्फ कॉमनली बताना चाह रही हूँ कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मुस्लिम विधि, मुस्लिम मैरिज में जो बच्चे शून्य और वॉइड या वॉइडेबल मैरिज के अंतर्गत जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या वो धर्मजता रखते हैं? तो वो धर्मजता नहीं रखते। ठीक है, वो अधर्मज ही होते हैं, चाहे वो मुस्लिम विवाह में जो विवाह गैर कानूनी बताई गई है, जो विवाह मान्य नहीं है, उस विवाह से बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वो सुन्नी में हो चाहे वो शिया में हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 16(3) का एक हमारा केस है। अब देखिए इस केस में 16(3) में जो ये कहा गया कि माता पिता की संपत्ति में ही अधिकार रखेगा, किसी अन्य की संपत्ति में नहीं, उस बात को यहाँ पे थोड़ा सा पलट दिया गया। अब क्या कहा गया, और इसका पलटने का इसमें जो आया ऑर्डर, उसका उद्देश्य ये था कि जो बच्चे इस तरह की शादी से पैदा होते हैं उनको कोई नाजायज़ ना कहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि माँ बाप की गलती के लिए बच्चा
उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। बच्चा तो निर्दोष है ना, उसकी क्या गलती है, उसने थोड़ी ना कहा था कि तुम वाइड और वाइडेबल मैरिज कर लो, उस बेचारे ने थोड़ी ना बोला। ठीक है, तो अब हम पहले वो केस पढ़ लेते हैं। केस है रेवना सिद्धम्पा वर्सेस मल्लिका अर्जुन। ये है आपका 31 मार्च 2011 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या कहा गया कि कोई भी ऐसा बच्चा जो शून्य या शून्य करने विवाह से होगा, यानी वाइड और वाइडेबल मैरिज से अगर होता है, तो उसका अपने माता पिता की जो संपत्ति है उसका उसी प्रकार से अधिकार होगा जैसा कि एक धर्मज बच्चे का होता है। यानी कि अब बात देखिए क्या है, वहां तो ये कहा गया सिर्फ माता पिता की, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, माता पिता की जो संयुक्त परिवार की संपत्ति है, संयुक्त परिवार की संपत्ति है, यानी कि जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या जो पैतृक संपत्ति मिली है उसको, जो मतलब पूर्वजों से मिली है या उसकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड है, उसमें उसका अधिकार होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस केस में कहा गया कि जो बच्चा है, जो इस शादी, ऐसी शादी से जो बच्चा उत्पन्न होगा, उसका पैतृक संपत्ति और उसके पिता की खुद की अर्जी हुई संपत्ति में अधिकार होगा। उसके माता पिता की जो खुद की अर्जी हुई संपत्ति है, 16(3) में अभी तक क्या कहा जाता था कि सिर्फ उसके माता पिता की है। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा गया कि दोनों में वो उत्तराधिकार का अधिकार रखता है, अपने माता पिता की भी और जो उसके पूर्वज यानी पुश्तैनी जमीन है उसमें भी रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको वही अधिकार दिए जा रहे हैं। इस केस में कहा गया कि ऐसे बच्चों को वही अधिकार दिया जा रहा है जो किसी मान्य मैरिज विवाह के बच्चे को दिया जाता है, यानी किसी वैलिड मैरिज से उत्पन्न बच्चे को दिया जाता है। क्योंकि आप जब उसको जायज़ मान रहे हो तो फिर सारे अधिकार दोगे ना, नाजायज़ होगा तभी तो आप उसके कुछ अधिकारों को रोकोगे, कुछ अधिकार दोगे। लेकिन इस केस में बच्चे को क्या कहा कि नहीं भाई दोनों ही अधिकार है, जबकि 16(3) में कहा सिर्फ माता पिता का। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी कहा कि जो संपत्ति शब्द है वो धारा के अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, वहाँ ये नहीं कहा गया है कि पैतृक हो या पुश्तैनी हो, ऐसा नहीं कहा गया, सिर्फ कहा गया माता पिता की संपत्ति। संपत्ति को डिफाइन नहीं किया गया कि कैसी संपत्ति होनी चाहिए, ये 16(3) में नहीं कहा गया। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए उस चीज़ का हवाला देते हुए यहाँ कह दिया कि ठीक है भाई, उसका संयुक्त परिवार की संपत्ति में कोई उसका सेम वैसे ही होगा। कब से होगा? जब से ये संशोधित अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि जब ये संशोधन हुआ, जो ये एक्ट बना, उस एक्ट में ये कहा, एक्ट के अमेंडमेंट के बाद ये बात आई कि नहीं भाई उसका तो अधिकार दोनों में होगा। इस केस के अंतर्गत ये कहा गया कि इस संशोधन के अंतर्गत उसकी स्थिति सेम ऐसी होगी जैसे कि किसी वैलिड मैरिज के बच्चे की होती, और उसका अपने संयुक्त परिवार की संपत्ति जिस पे उसके माता पिता का अधिकार होगा, यानी जो पुश्तैनी चली आती है दादा की परदादा की, उस पे भी उसका वही उत्तराधिकार का वो राइट रखेगा। ठीक है, अब आता है केस है, अब बात आती है कि वो बच्चे जो नाजायज़ हैं, यानी कि ऐसे बच्चे इन लेजिटिमेसी, यानी कि ऐसे चाइल्ड जो शादी से विवाह हुआ ही नहीं, जिनके पति पत्नी के बीच में विवाह ही नहीं हुआ, मतलब पक्षकारों की शादी नहीं हुई और उस शादी से वो बच्चे हो गए, अब उनका क्या उनको भी सुप्रीम कोर्ट राइट देता है या उनको भी ये कानून कहता है कि भाई आपका राइट है? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किस केस में कहा, भारत मत वर्सेस विजय रंगनाथन AIR 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में, यानी लिविंग रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनका अधिकार जो है वो सहदाई की संपत्ति में नहीं होगा। यानी कि जो पुश्तैनी है, जो उनके माता पिता की है उसमें तो है, ठीक है, लेकिन जो पुश्तैनी है, पीछे से जो संपत्ति चली है, जो पूर्व संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, उसके अंतर्गत उस बच्चे का कोई उत्तराधिकार का राइट नहीं होगा, वो उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये बात किसमें कही गई? भारत मत वर्सेस विजय रंगनाथन AIR 2010 में कहा। ठीक है, यानी कि अब ये केस साफ कह रहा है कि जो बच्चे नाजायज़ हैं, जिन बच्चों के माता पिता ने कभी शादी नहीं करी, बिना शादी के वो बच्चे पैदा हुए, तो उसमें उनका उसके पूर्वज की जो संपत्ति है, जो पुश्तैनी संपत्ति है, उसमें कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि जो वाइड और वाइडेबल मैरिज से जो बच्चे हैं वो धर्मता रखते हैं, वो जायज़ होते हैं, उनका वही अधिकार होता है जो किसी वैलिड मैरिज से उत्पन्न बच्चे का होगा। लेकिन अगर वो बच्चे नाजायज़ हैं, यानी कि वो लिविंग रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो जिनके माता पिता ने कभी शादी नहीं करी, रह साथ रहे हैं लेकिन मैरिज नहीं कर रहे हैं, उनके आपस में रिलेशन है लेकिन मैरिज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो बच्चे हैं जो बिना शादी के, बिना किसी वैवाहिक अनुष्ठान के पैदा होते हैं, वो बच्चे जायज़ नहीं कहलाएंगे, वो
इन लेगिटिमेसी चाइल्ड कहलाएंगे, और उनका पैतृक संपत्ति पर यानी कि जो सहदाई संपत्ति है, कॉर्पोरेशनशिप प्रॉपर्टी है, उस पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। ठीक है। एक केस और है यूनियन ऑफ इंडिया वी आर त्रिपाठी 2019, सुप्रीम कोर्ट का ही है। इसके अंदर ये कहा गया कि अगर सेकंड मैरिज से कोई बच्चा उत्पन्न होता है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या उसका राइट होगा? तो उन्होंने कहा उसका राइट तो होगा, क्योंकि वो तो धर्मज बच्चे आई गई। क्योंकि ये जो आपका केस है रेवन्ना सिद्दम्पा मल्लिका अर्जुन, ये द्विव विवाह वाला ही था। इसमें भी आदमी ने 2 शादियां कर ली थी। ठीक है, जो एक मैरिज के बाद अगेन मैरिज कर ली थी पहली बीवी को छोड़े बगैर, तो ये उसी से रिलेटेड था। और इस वाले में भी ये हुआ कि जो इसमें भी यही कहा गया, लेकिन इसमें बात की गई कि जो पिता हैं उनकी, मान लीजिए कोई किसी पोस्ट पे थे, वो कहीं अपॉइंटमेंट था उनका, वो अपॉइंट थे कहीं पे किसी नौकरी पे, तो क्या वो और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है ऑन द ड्यूटी, है जैसे जो आपने देखा है कि डेथ हो गई, अब उसकी पोस्ट के लिए क्या उनके बच्चे, जो सेकंड मैरिज से जो बच्चा है, क्या वो कैपेबल होगा या उसका वो राइट होगा? तो हाँ, इस केस ने कहा हाँ उसका अधिकार होगा, वो अपने पिता की उस सीट के लिए उत्तराधिकारी हो सकता। ठीक है, वो राइट रखता है। कैसे रखता है? क्योंकि वो भी धर्मज हुआ ना, इसलिए रख रहा है। तो ये कहा गया कि सेकंड मैरिज से बच्चा अगर कोई होता है तो कॉर्पोरेंसी अपॉइंटमेंट यानी कि सहदाई नियुक्ति, सहदाई का नियुक्ति यानी कि जो उसके पिता के जो राइट थे यानी उत्तराधिकार, उसके पिता का जिस चीज़ पे अधिकार था उस पे उसका अधिकार होगा। ये कहा गया यूनियन ऑफ इंडिया वी आर त्रिपाठी। लेकिन ये जॉब की बात पे आया है। ठीक है, सहदाई नियुक्ति यानी कि कॉर्पोरेंसी अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा सेक्शन 16। तो आज हम एक ही सेक्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन के लिए हम फिर अपना आगे देखेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको मेरा चैनल, आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सो लगता है तो प्लीज़ व्यू तो आप ज़रूर कर लें एक बार, क्योंकि मे बी कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिल ही जाती है। एक बार व्यू करके देख लें। आई होप आप लोग चीज़ों को समझ चुके होंगे, ये मेरा मानना है। और ओके, थैंक यू, गुड बाय।